हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं बीईजीएस 183 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अफिक्सेशन और गिव फोर एग्जांपल्स। ठीक है। तो अफिक्सेशन क्या होता है? वी कैन बिल्ड न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश बाय एडिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स किसे कहते हैं और सफिक्स किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं, कहाँ पे, वहां पे लिखूं, डिस मेंट, है ना। ये पूरा एक वर्ड है, तो उसमें ये जो दिस है ना, ये क्या है? सफिक्स है। सॉरी, ये है प्रीफिक्स। ठीक है, यानी जो आगे लगेगा उसको क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। और ये मेंट जो है, ये कहाँ लग रहा है? पीछे लग रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सफिक्स। ठीक है। और ये एग्री बीच का वर्ड है ना। देखो, एक बार फिर से बताती हूँ कि डिस एग्रीमेंट, तो ये डिस क्या है? प्रीफिक्स। ठीक है। फिर ये एग्री वर्ड है जिसमें हम प्रीफिक्स को लगा रहे हैं और मीनिंग बना रहे हैं। ये एक डिसएग्री मतलब बन गया। ठीक है, यानी कि मैं बात से डिसएग्री करता हूँ। फिर एक डिसएग्रीमेंट। ठीक है, ये मेंट लग गया। मेंट क्या है? सफिक्स है। ठीक है, तो ऐसे हम वर्ड्स का मीनिंग चेंज कर सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके। यहाँ पे आप एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम मीनिंग चेंज कर सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अफिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड एग्री कैन टेक द। देखो, ये मैंने समझा दिया एग्जाम्पल डिसएग्रीमेंट का पूरा, कैसे जो है आगे डिस लगता है वो प्रीफिक्स होता है, मेंट लगता है वो पीछे क्या होता है? सफिक्स होता है। अब इसमें ये तो हो गया फिक्सेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, इसके चार क्या पूछे हैं? एग्जाम्पल्स पूछे हैं। तो देखो, ये हो गया अनकॉमन, अनेबल, ये सब प्रीफिक्स के एग्जाम्पल है। इनमें अन लग रहा है, यूएन लग रहा है। ठीक है, इनकन्वीनियंट में इन लग रहा है, कन्वीनियंट वर्ड है। इनजस्टिस में भी इन लग रहा है। डिसएडवांटेज में डिस लग रहा है, एडवांटेज के आगे डिस। ये सब किसके? प्रीफिक्स के हैं। अब नीचे देखो, ये सफिक्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें से आप फोर जो है याद कर लेना अपने उसके हिसाब से, जो भी आपको सही लगे। अब एक क्वेश्चन इसमें क्या बन के आ सकता है? कंपाउंडिंग का। ठीक है, कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर पार्ट्स विच कैन अकर इंडिपेंडेंटली एज वर्ड। देखो, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक। ब्लैक मीन्स क्या होता है? कलर, है ना, ब्लैक कलर। बोर्ड, स्कूल्स में होता है ना ब्लैक बोर्ड। एक सेकेंड। ब्लैक बोर्ड, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है ना। बोर्ड का मतलब एक तख्ता हो गया प्रॉपर। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इसको हम एक साथ भी तो यूज कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। जब हम दो वर्ड्स को जोड़ के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। एज वेल एज ये जो वर्ड मैंने बोला ब्लैक बोर्ड पूरा, तो उसको हम डिफरेंट वर्ड्स में भी इनका मीनिंग होता है, इंडिपेंडेंटली भी हो सकते हैं। विच कैन ऑल्सो कर इंडिपेंडेंटली। ब्लैक जो इंडिपेंडेंट भी आ सकता है, जो बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट भी आ सकता है, बट जब हम कंपाउंड के रूप में यूज करें तो हम इनको एक साथ यूज करेंगे। ठीक है, दी सेपरेट वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अदर न्यू वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक बोर्ड, फ्लावर पॉट, आर्म चेयर। ठीक है, नेक्स्ट है what aspects should be kept in a mind to ensure coherence and cohesion while writing a paragraph। यानी कि कौन से एस्पेक्ट्स जो हमें पहले से पता होने चाहिए, जिससे जो है हम एक पैराग्राफ में कोहेरेंस और कोहेजन को सक्सेसफुली यूज कर पाए। तो कोहेरेंस क्या होता है? लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। ठीक है, यानी इररेलेवेंट कोई भी बात नहीं करना, लॉजिकली पूरा एक सिस्टमेटिक पूरा एक आइडियाज को अपना असेंबल करना, उसको हम ये कहते हैं? कोहेरेंस कहते हैं। दिस इज अबाउट मेकिंग श्योर योर पैराग्राफ डेवलप अ क्लियर एंड यूनिफाइड आइडिया। ठीक है, यानी कुछ भी अप डाउन चीजें ना हो, एक पूरा मतलब इंट्रोडक्शन हो, फिर मान लो बॉडी हो, फिर एक लास्ट में कंक्लूजन हो, तो पूरा सिस्टमेटिक वे में जो हम एक पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं बिना आइडिया ऑफ फ्लोज को तोड़े। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आप वाटर की बात करो, नीचे आते आते वाटर, पहले आप वाटर पॉल्यूशन की बात करो, नीचे आते आते जो है आप मान लो लैंड पॉल्यूशन की बात करने लग जाओ। कि पूरा एक पैराग्राफ है तो प्रॉपर वाटर पॉल्यूशन पे होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ आप चेंज करो, देन आप लैंड पॉल्यूशन के बारे में लिखो। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट विद अ क्लियर सेंट्रल आइडिया। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, अरेंज सपोर्टिंग डिटेल सिस्टमेटिकली। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल वे में जो है सारी डिटेल जो भी आपके फैक्ट्स हैं उनको आपको क्या करना है? असेंबल करना है। कॉज इफेक्ट। ठीक है, रेलेवेंस क्या होती है? एवरी सेंटेंस शुड डायरेक्टली सपोर्ट और रिलेट टू द मेन आइडिया। यानी जो मान लो अगर आपको ऐसे मान लो पैराग्राफ पूरा एक ऐसे है, ऐसे में हम डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखते हैं ना, तो अगर आपको ऐसे दिया गया है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन पे दिया गया है, या जो अभी कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं,
ठीक है, अगर कैंसर केसेस पे दिया गया है या गर्मी जो बढ़ रही है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसकी वजह से गर्मी कैसे बढ़ रही है, अगर इस पे ऐसे दिया गया तो आपका मेन आइडिया जो है वो यही होना चाहिए कि भाई गर्मी से कैसे, जो टेम्परेचर ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है, मानसून जो शिफ्ट हो रहा है, तो इस पे पूरा जो मेन आइडिया ना, उस मतलब भटकना नहीं है मेन आइडिया से, नहीं, जो मेन टॉपिक दिया उसी के आगे सब पॉइंट्स लिखने हैं। कोहेजन का मतलब क्या होता है, तो स्मूथ लिंकिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, दिस इज अबाउट हाउ द सेंटेंस आर कनेक्टेड, यानी कि कोहेरेंस में हम क्या बनाते हैं, फ्लो बनाते हैं, ठीक है, लॉजिकल फ्लो, यानी कि जो सिस्टमेटिक वे में पूरे अपने पैराग्राफ को क्या करना, अरेंज करना, ठीक है, ये नहीं कि कोई बात कहीं पे कह दी, कोई बात कहीं पे कह दी, नहीं, पूरा एक वे क्रिएट करना। अब इस वे को क्रिएट करने में क्या हेल्प करता है, कोहेजन। कोहेजन कैसे हेल्प करता है कि सेंटेंस को लिंक करना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, किसका यूज करते हैं हम, ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी कि कनेक्टर, जैसे कि हाउ एवर, देयरफॉर, एडिशन, ठीक है। रेफरेंस वर्ड्स का यूज करते हैं, रेफरेंस वर्ड कौन से होते हैं, प्रोनाउंस, लाइक, दिस, दे, इट, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं रिपीटेशन को अवॉइड करने में, ठीक है, और फ्लो को मेंटेन करने में। लेक्सिकल कोहेजन, रिपीटेशन ऑफ की टर्म्स और यूज ऑफ सिनोनियम्स, यानी सिनोनियम्स का यूज करना टू कीप द कंटेंट यूनिफाइड, यानी कि सिनोनिम्स का यूज करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आप एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहे हो तो उसी की जो है सेम सिनोनिम्स क्या होते हैं, सेम सेम मीनिंग वाले, है ना, तो सिनोनिम्स का यूज करने से फ्लो बनता है पूरे पूरे इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये दो क्या है, कोहेरेंस कोहेजन, और ये 5 मार्कर में आता है, ठीक है, 5 मार्क्स में, तो ये दोनों आपको बताने होंगे 5 मार्क्स में। नेक्स्ट है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। देखो इससे क्वेश्चन आता है, हाउ इज एक्सपोजिटरी राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। तो मैंने यहाँ पे दोनों जो है, यहाँ पे तो मैंने टेक्स्ट बताया हुआ है, राइटिंग वाला भी मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। तो टेक्स्ट भी बताना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट टेक्स्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट कौन से होते हैं, इन सिंपल टर्म इट मीन राइटिंग टू एक्सप्लेन, इन्फॉर्म, क्लैरिफाई और परsuade द रीडर। द पैराग्राफ्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ कोहेरेंट मैनर टू हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड प्रोवाइड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. It is used in a direct manner where you state the theme first and then your views. Example, water is essential. For example, water पे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो water is essential, पहले आपने बताया कि water क्या है, water की नीड बताई कि water क्या है, बहुत ज्यादा essential है, ठीक है, जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, ठीक है, देख रहे हो कि पहले आपने बताया कि हाँ वाटर हमारे लिए जरूरी है, बट उसके बाद आप रीजन दे रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद आप फैक्ट्स भी दे सकते हो, है ना, कि क्यों जरूरी है, फैक्ट्स। तो जो हम पहले नीड बता के या पहले थीम एक्सप्लेन करके फिर रीजन देके फैक्ट्स देके इस टाइप के जो आइडिया यूज करके हम जो है टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट। आर्गुमेंटिव राइटिंग इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट अ क्लियर पोजीशन ऑन एन इशू एंड सपोर्टेड विद एविडेंस एंड रीजनिंग। अब देखो आपको बोल दिया गया है कि आपको किसके जो है, आपको कोई टॉपिक दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन अगर आपको टॉपिक दिया गया है तो आपको उसके फेवर में लिखना है या उसके अगेंस्ट लिखना है, यह आपके ऊपर है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, हम किसी टॉपिक के फेवर में भी आर्ग्यू कर सकते हैं और किसी टॉपिक के अगेंस्ट में भी आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी मैंडेटरी बिकॉज दे रिड्यूस पीयर प्रेशर एंड प्रमोट इक्वालिटी, यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म जो है स्कूल में मैंडेटरी होनी चाहिए, यानी कंपलसरी होनी चाहिए, बिकॉज ये किस चीज को रिड्यूस करती है, प्रेशर बच्चों पे, भाई इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं ना, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हो तो ये मैटर नहीं करता आप कौन सी क्लास से आ रहे हो, है ना, आप अमीर हो गरीब हो, इस चीजें मैटर नहीं करती, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए स्कूल में यूनिफॉर्म मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आर्ग्यू कर रहे हैं इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म्स कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है। वॉट यू अंडरस्टैंड बाय टर्म परसुएसिव राइटिंग। अब परसुएसिव राइटिंग से आप क्या समझते हो, ठीक है। This type of writing is all about trying to convince the reader to change their opinion and sway them with logic, moral appeals and emotional language। यानी कि इस टाइप की राइटिंग यूज की जाती है कि भाई जो रीडर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ तो मेरा ओपिनियन चेंज करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ या किसी भी पर्टिकुलर चीज की तरफ, ठीक है। It also involve convincing the reader to perform an action. Effective persuasion in the written form is accomplished through a combination clearly expressing position that is supported by various example and evidence। यानी कि जो राइटर है वो क्या करता है, डिफरेंट एग्जांपल्स और एविडेंस प्रोवाइड कराता है कि जिससे जो भाई रीडर है उसको बिलीव हो जाए कि हाँ भाई ये चीज जो राइटर कहना चाह रहा है वो चीज सही है, ठीक है।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म परsuasive राइटिंग? अब देखो इसका ही है, अब हम इस परsuasive राइटिंग को कैसे फुलफिल कर सकते हैं? पहला, एस्टैब्लिशिंग फैक्ट प्रोवाइड करा के, ठीक है, क्लैरिफाइंग रेलिवेंट वैल्यूज फॉर द रीडर, यानी कि चीजों को क्लैरिफाई करके, ठीक है, सीक्वेंस यानी डिटेल में जो है बता के, जो भी आप एक तरीके से प्रूफ करना चाह रहे हैं, सीक्वेंसिंग द फैक्ट एंड वैल्यूज, फैक्ट और वैल्यूज को एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन प्रोवाइड करा के। स्ट्रेटेजीज टू राइट परsuasive राइटिंग आर यूजिंग रिपीट। अब क्या स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हो परsuasive राइटिंग करते टाइम? पहला, यूजिंग रिपीटेशन, रिपीटेशन का यूज कर सकते हो, मेटाफर का यूज कर सकते हो, ठीक है, सिमिली का यूज कर सकते हो, ये सब क्या फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। और इस टाइप रिलेटिव राइटिंग कर सकते हो जिससे जो रीडर है वो रिलेट कर पाए, ठीक है। सो द एक्सेप्टेंस इज इमीडिएट। फिर आप कोई भी जो थॉट जो प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप प्रूफ करना चाह रहे हो, उसको जो रीडर है एक्सेप्ट कर ले इमीडिएटली, ठीक है। यूजिंग अ स्टोरी और एनेक्डोट टू मेक रीडर अंडरस्टैंड योर पीओवी, यानी आप कोई एग्जांपल दे सकते हो किसी स्टोरी का, रियल लाइफ स्टोरी का, ठीक है। कोटिंग फेमस पीपल, ठीक है, जैसे जो बड़े, जैसे महात्मा गांधी हो गए, या जो और स्वामी विवेकानंद हो गए, इस टाइप के फेमस पीपल को आप कोट कर सकते हो, या जो इंग्लिश लैंग्वेज में स्कॉलर्स हैं उनको आप कोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गैदरिंग स्किल्स। गैदरिंग स्किल्स क्या होती है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब फोर टाइप ऑफ, फोर ही है शायद, हाँ, गैदरिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। हाँ, ये जो थ्री टाइप्स की स्किल है ना, इनको पूछा जाता है कि डिस्क्राइब थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स, ठीक है, रीडिंग स्किल्स बेसिकली। गैदरिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है? गैदरिंग स्किल्स इन इंग्लिश रेफर टू द एबिलिटी टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो एबिलिटी जिससे आप कलेक्ट कर सको, ऑर्गेनाइज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी सही इन्फॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तो उसको हम कहते हैं गैदरिंग स्किल्स, ठीक है। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू सपोर्ट योर आइडिया और आंसर अ क्वेश्चन, ठीक है, दीज स्किल्स आर स्पेशली यूजफुल इन टास्क लाइक रिसर्च राइटिंग, जब आप रिसर्च कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, डिस्कशन कर रहे हो या आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तब आप क्या करते हो? डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स या डिफरेंट डिफरेंट जो है एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में क्या, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्या करते हो? इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्स्ट। Taking note effectively, summarizing information in your word, evaluating sources for credibility and relevance, quoting and paragraphing appropriately. अब यहाँ पे स्किमिंग एंड, ये मुझे लग रहा है मैंने गलती से लिख दिया है, ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि जो गैदरिंग स्किल है ना, उसको आप कैसे जो है अप्लाई कर सकते हो। तो पहला है नोट्स इफेक्टिवली, यानी जब हम डिफरेंट सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो इसलिए नोट्स यानी पॉइंट पॉइंट में जब आप कोई चीज आपको दिख रही है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, तो उसको आप उसके आप नोट्स बना लो, ठीक है। समराइज करना इन्फॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में, ठीक है। सोर्सेज को एवेल्युएट करना, यानी कि डिफरेंट रेलिवेंट सोर्सेज को फॉलो करना, ठीक है। और पैराग्राफ को कोट करना, कोटिंग एंड पैराफ्राइजिंग अप्रोप्रिएटली, ठीक है। नेक्स्ट है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग इज अ वैल्यूएबल स्टडी स्किल यूज टू क्विकली ग्रैप्स द मेन आइडिया, यानी कि देखो फॉर एग्जांपल कभी कभी हम जो है अगर खुद एक बुक पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, जल्दी 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 क्या कहते हैं, एक तरह से कि देख लेते हैं, स्किम कर लेते हैं। स्किम करना उसी को कहते हैं, एक नजर मारना एक तरीके से, ठीक है। ग्रैप्स द मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड इन डिटेल्स। फॉर अब इसका आप रिलेट कर पाओगे, जब भी हम पैसेज रीड करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्किम करते हैं जल्दी से कि भाई मेन मेन जो है पढ़ ले, मोटा मोटा पढ़ ले एक तरीके से। टू डिसाइड इफ अ सोर्स इज रेलेवेंट टू योर टॉपिक, रीड द टाइटल, हेडिंग एंड सबहेडिंग। अब इंग्लिश में ये तो हम अपनी मैंने एग्जांपल दिया कि हम लोग कैसे क्या करते हैं, जो पैसेज पढ़ते हैं तो हम स्किम करते हैं, बट इन इंग्लिश जब आप डिफरेंट सोर्सेज को, इसमें जो हम गैदरिंग स्किल्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, गैदर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, जब हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या कर रहे हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक सोर्स है उसको हमने स्किम कर लिया, फिर नेक्स्ट सोर्स को स्किम कर लिया जल्दी जल्दी कि भाई हमें दिख जाए कि हमें जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है, रेदर देन रीडिंग द इंटायर सोर्स, ठीक है। अब इसको स्किमिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। लुक फॉर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो दिए गए हो, हाउ टू स्कैन इफेक्टिवली। नेक्स्ट है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग इज अ फोकस्ड रीडिंग स्ट्रेटेजी यूज्ड टू लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली विद इन लार्ज टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, आपको कोई आप पैराग्राफ कोई पढ़ रहे हो और उसमें से आपको सिर्फ क्या किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसमें पूरी स्टोरी है, उसमें से आपको कोई मान लो सिमिली देखना है कि सिमिली का यूज कहाँ पे किया गया है पूरे
जो है टेक्स्ट में। तो आप क्या करोगे, स्कैन करोगे कि भाई कौन सा सेंटेंस यूज किया गया है, सिमली जो है कौन सा सेंटेंस में यूज किया गया है, ठीक है। जब किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को हम जो है ढूंढते हैं एक लास्ट टेक्स्ट में, तो हम स्कैनिंग का यूज करते हैं। अब स्कैन को इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, नो व्हाट यू लुकिंग फॉर बिफोर यू स्टार्ट, यानी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि सिमली मुझे ढूंढना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मुझे सिमली क्या करना है, डिस्कवर करना है, ढूंढना है, ठीक है। फाइंड करना है, सॉरी डिस्कवर नहीं, फाइंड करना है। लेट योर आईज मूव रैपिडली डाउन द पेज सर्चिंग फॉर कीवर्ड्स, नंबर और यूनिक फ्रेजेस, ठीक है। अब जो कीवर्ड्स हैं उन पे ध्यान देना है, नंबर्स और ये कोई यूनिक फ्रेज दिख रहा था उस पे ध्यान देना है। अवॉइड रीडिंग फुल सेंटेंसेस, यानी पूरे पूरे सेंटेंस को रीड करना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म synthesizing? How does it become important step in process of writing? Synthesizing mean combination information from different sources or ideas to form a new deeper understanding. It's not just copying or summarizing, it's connecting ideas, identifying relation, creating something cohesive and insightful, ठीक है। अब सिंथेसाइजिंग का मतलब क्या होता है, जब आप इंफॉर्मेशन को क्या करो, कंबाइन करो। फॉर एग्जाम्पल आपने गैदरिंग स्किल का यूज किया, स्किमिंग और स्कैनिंग का यूज किया डिफरेंट सोर्सेज से, और आपने पूरा इंफॉर्मेशन क्या कर ली, गैदर आउट कर ली। अब उसको क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो अपना एक न्यू आइडिया एक तरीके से बनाने के लिए, एक न्यू टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है। अब ये किस चीज के लिए हेल्प करता है, इट हेल्प यू टू गो बियॉन्ड मेमोराइजेशन टू अंडरस्टैंड पैटर्न, आर्ग्यूमेंट्स और ट्रेंड, ठीक है। जब आप डिफरेंट सोर्सेज रेफर करते हो तो आप डिफरेंट पैटर्न समझ पाते हो, आर्ग्यूमेंट समझ पाते हो और ट्रेंड समझ पाते हो, ठीक है। इट स्ट्रेंथ्स योर एबिलिटी टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ओपिनियंस एज वेल एज। जब आप डिफरेंट सोर्स पढ़ते हो तो आपका एक खुद का ओपिनियन हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर, ठीक है, जिससे आप अपने खुद के कंक्लूजन क्या कर सकते हो, ड्रॉन कर सकते हो, ड्रॉन आउट कर सकते हो। इट अनेबल क्रिटिकल थिंकिंग बाय हाईलाइटिंग सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और गैप्स बिटवीन सोर्सेज, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग इमर्ज होती है। जैसे कि कोई भी चीज लिखी हुई है तो आप उसको वेरियस डायमेंशन से सोच पाओगे, उसका पॉजिटिव भी एस्पेक्ट, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी, ठीक है। रीडिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम अ साइंटिफिक रिपोर्ट, अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने कि रीडिंग अबाउट अ साइंटिफिक चेंज, आप एक क्लाइमेटिक चेंज पढ़ रहे हो एक साइंटिफिक रिपोर्ट से, अ न्यूज आर्टिकल एंड एक्टिव स्पीच, ठीक है। Students conclude that while the data show rising temperature, that real change lies in balancing economic growth with environmental responsibility. अब इस एग्जांपल का मतलब क्या है, इस एग्जांपल को आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब आप क्लाइमेटिक चेंज पढ़ रहे थे एक साइंटिफिक रिपोर्ट, ठीक है, न्यूज में से, तो आपने क्या देखा, जिसमें एक एक्टिविस्ट ने क्या दी हुई है, स्पीच दी हुई है। तो एक स्टूडेंट ने कंक्लूजन निकाला कि भाई जो डाटा, ये पूरा एक्टिविस्ट ने जो पूरी स्पीच दी हुई है, इसमें जो डाटा जो यूज किया हुआ है, इससे कंक्लूजन ये निकल के आता है, जो टेम्परेचर बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इसका रियल चैलेंज क्या है कि भाई जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से इन दोनों को साथ में बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। हाउ कैन अ फ्लो चार्ट बी यूज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, फ्लो चार्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, प्रेजेंट करने में। फ्लो चार्ट इज अ विजुअल टूल यूज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट, कि फ्लो चार्ट से हेल्प क्या होती है कि भाई स्टेप बाय स्टेप हमें इन्फॉर्मेशन जो है क्लियरली मिल पाती है। कैसे, मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस और प्रोसीजर, सीक्वेंस में पता चलता है कि भाई पहला स्टेप क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या। हाईलाइट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेप, प्लस जो स्टेप्स हम देख रहे हैं उसमें क्या डिफरेंट जो मतलब रिलेशनशिप एक तरीके से हमें देखने को मिलता है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिखा पहले डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, ठीक है, फिर आपने इसको क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। फिर आपने यहाँ पे लिख दिया गैदरिंग, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया स्किमिंग। ये क्या एक तरीके से फ्लो चार्ट है। फिर यहाँ पे आपने लिख दिया स्कैनिंग, राइटिंग बहुत गंदी है, प्लीज कॉपरेट। फिर गैदरिंग में आपने बता दिया कि भाई हाउ हम कैसे जो है इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज इट इफेक्टिवली, ठीक है, कुछ पॉइंट्स दे दिए। फिर नीचे ऐसे कुछ पॉइंट दे दिए कि हम स्किमिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, स्कैनिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल दे दिया। तो ऐसे फ्लो चार्ट होता है स्टेप बाय स्टेप, कि भी पहले आपने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स क्या है, फिर एक या तो उनकी वन लाइन में यहाँ पे डिफाइन कर दिया, वन लाइन में स्कैनिंग को। फिर आपने बताया कैसे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो इफेक्टिवली, फिर आपने एग्जाम्पल दे दिया,
ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, यानी इतना बड़े बड़े पूरा पैराग्राफ ना लिख के हमने एक पेज में ही पूरा समराइज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। यानी कि होमोग्राफ्स वो वर्ड होते हैं जिनको हम बोलते तो सेम है, यानी कि वो साउंड तो सेम देते हैं बट उनके मीनिंग क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, these can especially trick for second language learner because context and intonation are essential to understand which meaning is intended। अब देखो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए, सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स का मतलब क्या है, जो फर्स्ट जो उनकी लैंग्वेज है कुछ और, जैसे हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, हिंदी होती है ना। उसके बाद हम जो है इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हैं, सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं, घर में तो हम हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि होमोग्राफ्स कैसे जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है हमारे लिए एक बैरियर का काम करते हैं, और यही क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ होमोग्राफ्स कैसे जो है सेकंड लैंग्वेज जो लर्नर है उनके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। डिफिकल्टी ऐसे क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीयर है, शी शेड अ टीयर ड्यूरिंग द मूवी, कोई इमोशनल मूवी देखते हैं टाइम शी शेड अ टीयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब है, टीयर का मतलब है कि भाई उसने रो दिया मूवी देखते टाइम। ठीक है, प्लीज डोंट टीयर द पेपर, अब यहाँ पे क्या मतलब है, प्लीज डोंट टीयर द पेपर, पेपर को मत फाड़ो। अब जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है उसको इस टीयर और इस टीयर में डिफरेंस समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि वो सोचेगा, अगर उसको बता दिया गया कि भाई टीयर का मतलब रोना होता है तो वो सोचेगा प्लीज डोंट टीयर द पेपर का मतलब भी यही है कि पेपर ना रोए, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि कहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड है कि पूरा सेंटेंस पे स्ट्रेस कहाँ पे दिया जा रहा है, टीयर पे स्ट्रेस दिया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगा और यहाँ पे मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो होमोग्राफ यूज करते हैं, होमोनियम्स भी, होमोफोन्स भी। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज लर्नर के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है बो, ही ट्राइड हिज शूलेस इन अ बो। बो जानते हो ना आप, जैसे हम शूलेस टाई करते हैं तो जो एक पैटर्न सा बनता है उसको बो कहते हैं। ठीक है, द एक्टर टुक अ बो आफ्टर द शो। अब देखो बो का मतलब क्या होता है, झुकना भी मतलब होता है बो का, कि शो जब खत्म हो गया तो एक्टर ने क्या किया, ऐसे बो किया यानी झुका एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मतलब क्या है, बांधना, है ना, शूलेसेस को बांधना। अब यहाँ पे भी अब जो कोई सेकंड लैंग्वेज लर्नर होगा तो उसको क्या लगेगा, दैट दे टुक अ बो आफ्टर द शो, यानी कि यहाँ पे भी उसे बांधना मीनिंग समझ में आएगा। बट सेकंड लैंग्वेज लर्नर के लिए इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब इससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, जब आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, एक सेकेंड, अब हम इस चीज से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, जब वोकैब किसी इंसान की या जो भी सेकंड लैंग्वेज लर्नर है या हम भी है, हमारी वोकैब अगर अच्छी होगी तो हमें ये डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, है ना, क्योंकि हमें एक वर्ड की डिफरेंट मीनिंग्स पता होंगे। और जब हमें डिफरेंट मीनिंग्स, जब डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग तो पता होंगे और उन्हें यूज करना आएगा इन डिफरेंट सेंटेंस। ठीक है, तब हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।